आइए बातें करते हैं एवोल्यूशन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आपने देख ही लिया होगा, उसमें हमने ब्रह्मांड कैसे बना, धरती कैसे बनी, गैलेक्सी कैसे बनी, ये सारी चीजें सीखे, बिग बैंग थ्योरी पढ़े। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, धरती तो हमने पहले लेक्चर में बना दी थी, ब्रह्मांड भी पहले लेक्चर में बनाया, गैलेक्सी भी पहले लेक्चर में बनाया और धरती भी पहले लेक्चर में बनाई, और देखा कि धरती पर पहली बार जीवन कैसे आया। देखो टोटल ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि पहला लाइफ फॉर्म कैसे आया, लेकिन हम सिर्फ 4 थ्योरीज पढ़ेंगे, क्लियर रहिएगा। सबसे पहली थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दी आपको नहीं जानना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का कहने का मतलब क्या था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, खट से अपने आप हो जाए। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती थी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से लिविंग का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर एक नील नदी है, नाम सुना होगा आपने। नील नदी के अगल बगल कीचड़ पड़ा रहता था, तो लोग देखते थे कि एकाएक कीचड़ के अंदर क्रोकोडाइल रहता और एकाएक धड़ाक से बाहर आ जाता था, तो कहते थे मड ने क्रोकोडाइल को पैदा किया। मतलब वाहियात थ्योरी ओवरऑल। भाई अपने आप को ही देख लो, भाई तुम बच्चा कैसे पैदा कर रहे हो, लिविंग ही तो लिविंग को पैदा कर रहा है। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी मतलब लोग कैसे थ्योरी दे दी और कैसे एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हो रहा है। अरे भैया अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं खुद लिविंग हूं, लिविंग ही तो लिविंग को पैदा करेगा। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती थी मड से, स्ट्रॉ से, कीचड़ से आपका बच्चा पैदा होता है, ठीक। इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर ने दी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या कहती है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, इनसे बच्चा पैदा हो रहा है, इनसे मक्खियां पैदा हो रही हैं। लेकिन लुईस पॉस्चर साहब ने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कि लिविंग ही लिविंग को पैदा कर सकता है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ पे बात नहीं करी, इन्होंने बस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। मिस्टर लुईस पॉस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया कि नहीं भैया लिविंग ही लिविंग को बच्चा, लिविंग को ही पैदा करेगा, लिविंग को लिविंग ही पैदा करेगा। लुईस पॉस्चर ये नहीं बता पाए थे कि आखिर पहली सेल कैसे आई, पहली धरती पर लाइफ कैसे आई, ये लुईस पॉस्चर नहीं बता पाए थे। इन्होंने बस स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी जो कहती थी नॉन लिविंग से लिविंग पैदा होता है, जो कि बिल्कुल वाहियात बात है, इसे डिस्प्रूव किया। अब डिस्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, उस समय लोग ऐसा मानते थे, ऐसे एक जार ले लिया, उसके अंदर शुगर सोल्यूशन ले लिया। तो हम सबको पसंद है कि ईस्ट जो है वो शुगर सोल्यूशन में बहुत तेज पनपते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले शुगर सोल्यूशन लिया और शुगर सोल्यूशन को हीट कर दिया ताकि अगर अंदर कोई भी ईस्ट हो तो मर जाए, और आगे से इसकी नली मोड़ दी, ठीक। अब इस समय बताइए हीट, अब इस समय आपने जो शुगर सोल्यूशन है इसे इतना गर्म कर दिया कि ईस्ट मर गए सारे, ठीक। और पाइप के बेंड होने की वजह से, ठीक है, पाइप का ये जो नेक है ये बेंड होने की वजह से बाहर से भी ईस्ट नहीं घुस सकता, ठीक। उन्होंने देखा कि इस सोल्यूशन में ईस्ट उन्हें नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर सोल्यूशन से ईस्ट पैदा नहीं होते। लेकिन जब उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट जब नेक तोड़ कर किया, ये जो नेक थी इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जब उन्होंने शुगर सोल्यूशन को हीट किया, ठीक, उसके बाद उन्होंने कुछ घंटे रखा रहा, उन्होंने देखा कि शुगर सोल्यूशन में ईस्ट मिल रहे हैं उन्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ईस्ट कहां से आए होंगे, एयर के माध्यम से बाहर से आए होंगे। हेंस प्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्प्रूव कर दी गई बाय लुईस पॉस्चर बाय दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। पहले में भाई अगर शुगर सोल्यूशन में ईस्ट पैदा कर रहा होता तो पहले केस में क्यों नहीं किया और दूसरे केस में क्यों किया, क्योंकि दूसरे केस में ईस्ट कहां से आया, बाहर से। लुईस पॉस्चर ने क्या कहा था, लाइफ को जन्म देता है। लेकिन वहीं पर रुडोल्फ विर्को ने अलग बात करी थी। रुडोल्फ विर्को एवोल्यूशन में बात ही नहीं किए थे। रुडोल्फ विर्को ने कहा था नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। वो बता रहे थे रुडोल्फ विर्को नई सेल किससे बनती है, तो नई सेल प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद सेल से बनती है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा लाइफ से बनती है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्प्रूव हो गई। और इस थ्योरी को कहा गया बायोजेनेसिस। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब पैदा करना, लाइफ ही लाइफ को जन्म देगी। अब इसके बाद एक अच्छी थ्योरी आती है जिस पर मैं भी बहुत बिलीव करता हूं, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अभी मैं सबका एनिमेशन दिखाऊंगा आपको। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया।
थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर का ये फेवरेट आइडिया, ये फेवरेट थ्योरी है। इनका मानना है धरती पर जीवन बना ही नहीं, जीवन बाहर से जो उल्कापिंड आ रहे हैं, किसी उल्कापिंड में ढेर सारे स्पोर फंसे होंगे और धरती पर आए और स्पोर वो फटे और अंकुरित हुए, बड़े बड़े प्लांट्स बने और वैसे ही विकास होते होते सारे जीव बने, वैसे ही एवोल्यूशन होते होते सारे जीव बने। तो पैन स्पर्मिया कहती है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन चल रहा है, ठीक है। और एक ड्रैक्स साइंटिस्ट थे, मत याद करिएगा, ड्रैक्स इक्वेशन के तहत भी ये निकाला गया है कि ब्रह्मांड में एलियंस बहुत जगह मौजूद है और किसी ग्रह से कोई पत्थर चट्टान टूट के अलग हुई होगी, कुछ टकराया होगा उस ग्रह से और वो चट्टान गलती से पृथ्वी पर आकर गिर गई और जो स्पोर उसमें फंसे हुए थे वही जर्मिनेट कर गए। अब कहोगे सर तो जरूरी पृथ्वी पर ही गिरे हो, मंगल पे भी गिरे हो? अरे भाई अभी बताया था मंगल का टेम्परेचर बहुत लो है, वीनस का टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, अर्थ का सुटेबल टेम्परेचर, तो यहां वो स्पोर ग्रो कर गए। अर्थ हैबिटेबल जोन में, ना सन से ज्यादा दूर ना सन के ज्यादा नजदीक। क्लियर? तो पैन स्पर्मिया का मानना था कि जीवन कहां से आया? बाहर से। सर इस थ्योरी पे आप क्यों बिलीव कर रहे हो? क्योंकि भैया आज भी जो हमें मेटेरॉइड्स मिल रहे हैं, जो भी बड़े बड़े पत्थर उल्कापिंड धरती पर गिरते हैं जो हमें मिलते हैं, उनमें हमें प्रोटीन मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोसेस अभी मैंने आपको लेक्चर में सिखाई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ और चल रही है, तभी तो मेटेरॉइड में प्रोटीन मिल रहा है, उनमें लिपिड मिल रहा है, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस मिल रहे हैं। क्लियर? इस वजह से आज भी पैनस्पर्मिया एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट आइडिया है। अब इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी मैंने आपको लेक्चर 1 में जो बताई थी वो एक्चुअली में केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी थी, लेकिन दोबारा सुनेंगे। हीरो साइंटिस्ट था एक, कौन? हीरो। ये ट्रिक है बेटा, हीरो कोई साइंटिस्ट नहीं है। एच से था हेल्डन, ई से था इंग्लैंड, हेल्डन इंग्लैंड के थे, आर से है रशिया, ओ से है ओपरैन, ओपरैन जो है वो रशिया के थे। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अच्छे से देख लीजिए, इसे नोट करिएगा। हीरो एच से हेल्डन, ई से इंग्लैंड, हेल्डन इंग्लैंड के, आर से रशिया, ओ से ओपरैन। इनका कहना था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए, प्रोटीन, अब अकेला आरएनए लिविंग सेल थोड़ी कहलाएगा, सेल तो एक पूरा परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। इनका कहना था जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, समझिएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या आ गया? जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है, कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया है, इनऑर्गेनिक से, सिंपल इनऑर्गेनिक से क्या बने थे? आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। क्लियर? और यही आगे जाकर सेल का निर्माण करता है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी कहती है कि जो जीवन पर पहली फॉर्म ऑफ लाइफ आई है वो आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे आए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब जब पृथ्वी बनी उस समय 4 गैसेस थी, मैंने आपको बताया था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भाप के रूप में था, और साथ में आपका था अमोनिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जब पृथ्वी बनी थी तो 4 कौन सी गैसेस थी? ये याद रखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। ये 4 गैसेस थी जब पृथ्वी पर, जब पृथ्वी बनी थी। ऑक्सीजन शुरू में नहीं थी, मैंने पहले भी क्लियर किया था, पहला लेक्चर पहले देख लीजिए तभी दूसरा देखिए। तो ये चारों मिलकर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही जाकर पहली सेल का निर्माण करी। ये है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। इस थ्योरी को देने वाले थे हेल्डन और ओपरैन, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव किया था एसएल मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एसएल मिलर ने इस थ्योरी को प्रूव किया था। अब प्रूव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करने के लिए उन्हें उसी समय में जाना पड़ेगा, उन्हें अपने लैब में वैसा सेटअप बनाना पड़ेगा जैसे उस समय की धरती थी, वैसा ही सेटअप बनाना पड़ेगा इन्हें। पहले मेरी बात समझी मैंने क्या कहा? इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़कर सेल बनाते हैं, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। सेटअप देखिएगा, उन्होंने ये ऐसे कांच का एक बॉल ले लिया जो ऊपर नीचे से पाइप से कनेक्टेड था, और इसी के अंदर
वो अर्थ जैसा माहौल बनाना चाहते थे। ठीक है, अर्थ जैसा माहौल बनाने के लिए इन्हें पानी चाहिए था, वो भी भाप के फॉर्म में। तो उन्होंने एक बीकर ले लिया और उसके नीचे आग लगा दी। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए थी, पानी भाप के फॉर्म में, पानी भाप के फॉर्म में यहां से निकलने लगा। अब पाली सीधे यहीं पहुंचे, इसके लिए उन्होंने पाइप को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, पानी यहां भाप के फॉर्म में पहुंचने लगा। ठीक, साथ में जब पृथ्वी बनी थी तो मैंने कहा था कौन कौन सी गैसेस थी। पानी आ गया भाप के फॉर्म में, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दी, इन्होंने एसएल मिलर ने अमोनिया दिया, अमोनिया के साथ साथ इन्होंने पानी भाप के फॉर्म में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड दी, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया दिया और मीथेन दे दिया, सप्लाई कर दिया। क्लियर? अब यहां पर टेंपरेचर कितना होना चाहिए था, यह है अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर, यहीं पर क्रिएट करेंगे। क्लियर? बिल्कुल अर्थ जैसा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेंपरेचर देने के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया। इतना टेंपरेचर देने के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रोड को टच कराकर क्या कराई, स्पार्किंग। स्पार्किंग की वजह से यहां का टेंपरेचर कितना हो गया, 800 डिग्री। अब मिलर साहब जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंडीशन इस चैम्बर की बिल्कुल पृथ्वी जैसी कर दी। अब अगर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी क्या थी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर 800 डिग्री पर अगर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे आरएनए, अकेला आरएनए थोड़ी लिविंग हो जाएगा, सब पूरा केमिकल, पूरा परफेक्ट कंपोजिशन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तब आप सेल बोलोगे परफेक्ट। तो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्थात आरएनए हो गए, नाइट्रोजनस बेसेस हो गए, आपका डीएनए हो गया, या मान लीजिए आपकी प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई, अगर बन गई तो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी मिलर साहब प्रूव कर देंगे। अब लेकिन यहां सब गैसियस फॉर्म में था, पानी भी गैसियस फॉर्म में, तो अब हमें कराना था इसको कंडेंस कराने के लिए हम एक कंडेंसर लगाते हैं। गैस को कंडेंस करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। सर ये कंडेंसर क्या है, अरे कुछ नहीं होता, पानी का थैला समझ लो, पानी का थैला। अब पानी का थैला क्यों, देखो इधर से पानी डाला, इधर से पानी डाला, ठीक है, पानी हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। पानी क्या करेगा, यहां पर जो गैसेस हैं इससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब इधर से तुमने ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे, और दूसरे तरफ से पानी को बाहर निकाल लिया, यहां से गर्म पानी बाहर हो जाएगा। अब गैस का टेंपरेचर डाउन, तो गैस क्या बन जाएंगी, लिक्विड। ठीक, और यहां पर इन्होंने एक टोटी लगा दी, और इस टोटी से उन्होंने जब निकाल के देखा, इस टोटी से जब इन्होंने निकाल के देखा कि पानी में क्या क्या मौजूद था, तो इन्हें पानी में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। और इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने तरह तरह की खोजी की, किसी को नाइट्रोजनस बेस मिल रहा है, किसी को आरएनए मिल रहा है, किसी को प्रोटीन मिल रहा है, किसी को अमीनो एसिड मिल रहा है, किसी को न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। तो हेंस इस तरीके से प्रूव हो गई मिलर ने प्रूव किया, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, हीरो की थ्योरी। अर्थात हीरो की थ्योरी, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी दी किसने, हेल्डन और ओपरेन ने। हेल्डन इंग्लैंड के, रशिया के ओपरेन थे, हीरो ट्रिक बताई थी। इसे प्रूव किसने किया, एसएल मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब अगर आपको कुछ छापना है इसमें तो आप छाप सकते हो, वरना अपन आगे बढ़े। याद रखना कौन सी 4 गैसेस थी, अमोनिया, मीथेन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज मैं आपको अलग से यहां बताऊंगा, सुनिएगा, एक चीज मैं आपको यहां पर अलग से बताऊंगा। इन्होंने हाइड्रोजन भी ली थी ताकि रिजल्ट जल्दी आए। ठीक, ये आप अलग से याद रखिएगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एनसीईआरटी लिखती नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, हाइड्रोजन भी दी थी, क्योंकि याद करो उस समय हाइड्रोजन भी बन रही थी जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी। तो वाटर की स्प्लिटिंग तो यहां पर भी होगी, 800 डिग्री पे हो जाएगा स्प्लिट, लेकिन रिजल्ट जल्दी पाने के लिए इन्होंने हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल करा दी थी। तो इसको जल्दी से छापिए, फिर हम लोग आगे बातें करते हैं, और इसकी नोट्स मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अब एक पॉइंट लिखिएगा, यू बियॉन्ड्स। अरे कोजरवेट को आरएनए दे दो तो वही यू बियॉन्ड हो जाता है। कंट्रोल्ड कोजरवेट आर कॉल्ड यू बियॉन्ड्स। देखो यू बियॉन्ड्स ब्रैकेट में फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रही है, जिसे आरएनए कंट्रोल करेगा।
फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, अभी सेल नहीं बनी है बेटा, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट्स 3 बिलियन ईयर बैक, originate 3 billion year back, full stop. They are made up of RNA, polysaccharide, protein, lipid, etc. RNA जरूर होगा, RNA प्लस कोजर्वेट मिलकर यूबियॉन्ट है. They have capacity to reproduce, full stop. पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब सेल नहीं बन पाई परफेक्ट. They have capability to reproduce. First, अब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ originates 200 million year ago. 200 million year ago. 2000 million year ago. लिख 2000 रहा हूं, बोल 200 रहा हूं. 2000 million year ago. ठीक है. तो ओवरऑल बायोजेनेसिस क्या कह रही थी? जो एवोल्यूशनरी फोर्स लग रहा है, एवोल्यूशनरी फोर्स मतलब जो भी एवोल्यूशन हो रहा है, कोई ऐसे दिखने वाला फोर्स नहीं, जो भी एवोल्यूशनरी फोर्स हो रहा है वो नॉन लिविंग, वो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स में बदल रहा है, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, और यही सब जुड़कर आगे जाकर क्या बना देंगे? सेल. क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं. अब थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण देख लें. देखो धार्मिक दृष्टिकोण जो दिखा रहे हैं, जो लिखा है वो बता रहे हैं, इस पे मेरा कोई मत नहीं है, पहले बता दे रहे हैं. धार्मिक दृष्टिकोण में 3 कैनोटेशन है. ठीक है, कैनोटेशन मतलब 3 बातें हैं. ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में 3 बातें हैं. बात नंबर पहली, बात नंबर दूसरी, बात नंबर तीसरी. बात नंबर पहली क्या कहती है समझना, कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज हम देख रहे हैं, वो ऐसे ही क्रिएट हुए जैसे आज आपको दिख रहे हैं. मतलब मानव आज से 10 लाख साल पहले भी ऐसा ही दिखता था. ऐसा पॉइंट नंबर पहला है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यू आर सीइंग टुडे वाज क्रिएटेड एज सच. वो वैसे ही बनाए गए जैसे वो पहले थे, वैसे ही वो आज भी हैं. ये पॉइंट फर्स्ट है. तो भाई मैं ये नहीं समझ पाता हूं ये निएंडरथैल और होमो हैबिलिस, इनके लक्षण हमसे कैसे मिलते हैं. पॉइंट नंबर दूसरा, कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू में थे उतने भी आज भी हैं. भगवान मतलब ऊपर वाला अपने हर स्पीसीज से बराबर प्रेम करता है. अर्थात वो जैसा बनाया है, पहला था कि जैसा बनाया है वैसे ही आज हम दिखते हैं, मतलब एवोल्यूशन नहीं होता. दूसरा पॉइंट कहता है कि ऊपर वाले ने जो हमें रिलीजियस व्यू है, ऊपर वाले ने कुछ नहीं कहा है. दूसरा पॉइंट है, एक पादरी साहब थ्योरी की थ्योरी थी. दूसरा पॉइंट है कि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई, ना ही कोई नई स्पीसीज बनती है. जितनी स्पीसीज नंबर में शुरू में थी उतनी ही आज भी है. मतलब पहले भी 17 से 18 लाख है और आज भी 17 से 18 लाख है. भाई डायनासोरस दिखाओ कहां है, आर्कियोप्टेरिक्स दिखाओ कहां है, एक्सटिंक्ट हो गई. आर्कियोप्टेरिक्स कहां है दिखाओ, डायनासोरस कहां है, ब्रैकियोसोरस कहां है, टिरेनोसोरस कहां, सब एक्सटिंक्ट हो गए पहले. ये दूसरी पॉइंट थी. तीसरा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला, धरती 4000 साल पुरानी है. लो हमारा वेद 10,000 साल पुराना है और धरती 4000 साल पुरानी है. व्हाट अ थ्योरी. धरती 4 मतलब ह्यूमन एग्रीकल्चर करना सीखा 10,000 साल पहले. डायनासोरस 65 मिलियन ईयर एगो पर खत्म हुए हैं और ये बता रहे धरती 4000 साल पुरानी. खैर ये तीनों पॉइंट जो थे आप समझ चुके हैं. पहला पॉइंट, जो जैसा दिखता है वैसा दिखता था वैसा आज भी दिखता है. दूसरा पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी जितनी पहले थी उतनी आज भी. तीसरा, धरती मात्र 4000 साल पुरानी है. क्लियर. अब इन पॉइंट्स को कह रही थी तवज्जो नहीं मिली, लेकिन इसको डिस्प्रूव करने वाले थे द ग्रेट चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन को घूमने का बहुत शौक था. HMS बीगल इनकी शिप का नाम था. HMS बीगल, HMS मतलब हर मैजेस्टी शिप. खैर इसका मतलब मत जानिए. HMS बीगल के माध्यम से वो दुनिया में जगह जगह पर भ्रमण करते थे. क्लियर. और इन्होंने देखा कि
एरो जी ये जब अलग अलग टापू पे जाते थे और देखते थे वहां के पंछियों को, वहां तो उन्होंने देखा कि जो स्पीसीज उन्हें आज दिख रही है उनके बहुत सारे लक्षण एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर लक्षण एक दूसरे से मिल रहे हैं इसका मतलब इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर होंगे, ठीक। और इन्होंने देखा उनसे भी लक्षण मिल रहे हैं जो जीव आज धरती से खत्म हो चुके हैं। जैसे अगर आप क्रोकोडाइल को देखिए तो क्रोकोडाइल का मुंह थोड़ा डायनासोरस जैसा दिखता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग टापू पे गया और मैंने देखा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक टापू पे गए थे, वहां पर 5 अलग अलग तरीके की चिड़िया देखी जिनका सब कुछ सेम था लेकिन चोंच का शेप अलग अलग था, क्योंकि सबका फीडिंग पैटर्न अलग था। कोई इंसेक्ट खा रहा था, कोई लीफ खा रहा था, कोई लकड़ी खा रहा था, तो सबकी चोंच की बनावट अलग अलग थी। वो समझ गए ये सब, इन सब के एंसेस्टर कॉमन है लेकिन अलग अलग फीडिंग हैबिट होने की वजह से, ताकि आपस में लड़ाई ना करें खाने के लिए, इनकी चोंच में क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो भाई पहला पॉइंट इस थ्योरी का गलत प्रूव हो गया, ठीक है। फिर समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि चार्ल्स डार्विन साहब अलग अलग टापुओं पे गए और उन्होंने देखा जो लाइफ फॉर्म आज एग्जिस्ट कर रहा है वो सिमिलैरिटी दिखा रहा है आपस में, सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि उनसे भी जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले जीव मर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब आगे समझिएगा, कहते हैं चार्ल्स डार्विन साहब का कहना है कि एवोल्यूशन स्लो ग्रेजुअल होता है, एक भन्न से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इतना स्लो होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारी उम्र ही 70-80 साल है। और कहते हैं एवोल्यूशन हो रहा है मतलब वेरिएशन हो रहा है। कहते हैं ये जो वेरिएशन है ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये प्रॉपर्टी हमारे अंदर इनबिल्ट है। जैसे मास की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स का होना, वैसे ही वेरिएशन एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन करने की ताकत है, अर्थात एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालने की ताकत है। अगर तुम ढाल लोगे तो बच जाओगे, नहीं ढालोगे तो प्रकृति तुम पर हावी हो जाएगी और तुम खत्म हो जाओगे, एक्सटिंक्ट हो जाओगे लाइक डायनासोरस। समझो मेरी बात, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनबिल्ट वेरिएशन है। इनबिल्ट से पहले आजकल बैटरी इनबिल्ट आती है, ठीक है। इनबिल्ट मतलब बस बैटरी आप चेंज नहीं कर सकते, या आपके अंदर ही मौजूद होगी आपके मोबाइल के। तो वैसे ही कहते हैं वेरिएशन एक इनबिल्ट फीचर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सक्षम है वेरिएशन करने के लिए। अगर बदल रहे एनवायरनमेंट के साथ आपने वेरिएशन किया तो आप सर्वाइव करोगे, वरना आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो बदल रहे एनवायरनमेंट के साथ अपने अंदर वेरिएशन लाएगा, और सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि इन्होंने फिटनेस वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने पहले भी पढ़ा इकोलॉजी में, फिटनेस स्पेशली इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लेकर बोला है। फिटनेस मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डोंट सी मी, मेरी बात सुनो। डार्विन ने क्लियर किया है भैया फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। सिर्फ सर्वाइव करो, बच्चा नहीं दे पाओ, तुम फिट नहीं हो। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और भाई सर्वाइव नहीं करोगे तो रिप्रोड्यूस करोगे नहीं, सीधी सी बात है। सिर्फ सर्वाइवल नहीं। तो डार्विन का मानना था कि भाई जो बदल रहे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फिट रखेगा, अपने अंदर एडाप्टेशन लाएगा, अपने अंदर वेरिएशन लाएगा, अपने अंदर चेंज लाएगा, ठीक है, प्रकृति उसे सेलेक्ट कर लेगी कि भैया तुम सर्वाइव करोगे। और जिसके अंदर वेरिएशन नहीं हुआ, जिसने अपने अंदर चेंज नहीं ला पाया, वो अनफिट माना जाएगा और प्रकृति उसे हटा देगी। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने यही कहा कि नेचुरल सिलेक्शन ही एवोल्यूशन की रीढ़ की हड्डी है। नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा, सेलेक्ट किसे करेगा, जो नेचर के हिसाब से एडाप्ट करेगा। क्लियर। ऐसे एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेलेस, वो मलाई आर्चीपिलागो पर काम करते थे। आर्चीपिलागो मतलब होता है, आर्चीपिलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, आइलैंड्स का ग्रुप। मलाई आर्चीपिलागो पर काम कर रहे थे एल्फ्रेड वेलेस। उनका भी रिजल्ट डार्विन से मैच कर रहा था। तो डार्विन ने क्या क्या कहा जल्दी से समझिएगा। बदल रहे एनवायरनमेंट के साथ आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं ला पाते हैं तो नेचर आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। जो चेंज लाएगा, अडॉप्ट करेगा, नेचर उसे सेलेक्ट करेगा। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। और चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हुआ। यही डार्विन ने कहा था। इस तरीके से ये पूरा रिलीजियस वाली ये जो 3 बातें थी, ये तीनों की तीनों बातें गलत साबित हो गई। और याद रखिएगा वेरिएशन आपका क्या है? इन बिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। और जो नेचुरल कंडीशन में ज्यादा बेहतर सरवाइव करेगा वो उन लोगों को आउटब्रीड करेगा। आउटब्रीड मतलब हटा देगा या एक्सटिंक्ट करा देगा। जो लेस संपन्न है, लेस इंडोर्ड मतलब लेस संपन्न है लक्षणों से,
बदल रहे एनवायरनमेंट के साथ अगर आपके पास वो लक्षण नहीं है तो आप कम संपन्न हैं और आप क्या हो जाएंगे, धरती से एक्सटिंक्ट। इसके साथ साथ डार्विन ने कहा कि आपका वेरिएशन हर ऑर्गेनिज्म का इनबिल्ट फीचर है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का असली मायने क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो ज्यादा बेटर फिट होंगे वो ज्यादा प्रोजनी पैदा करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे और वो नेचर द्वारा ज्यादा सेलेक्ट करेंगे। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। एल्फ्रेड वेलेस ने काम किया था मलाय आर्ची पिलेगो पर। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कहते हैं कि धरती में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धरती की अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो भैया कई बार तो आइस एज आ चुका है, पूरी धरती ठंडी बर्फ का गोला बन गई है। तो धरती में लगातार चेंज हो रहा है, जिसे बोलते हैं जियोलॉजिकल चेंज। धरती में जो लगातार चेंज हो रहा है उस हिसाब से धरती पर ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि धरती में हो रहे चेंज, दैट इज जियोलॉजिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज आपस में रिलेटेड है। बायोलॉजिकल चेंज से जियोलॉजिकल चेंज नहीं होगा। मैं अपने कैरेक्टर में परिवर्तन करूं तो प्रकृति नहीं बदल जाएगी, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन होगा तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जियोलॉजिकल चेंज इज कनेक्टेड विथ बायोलॉजिकल चेंज, ठीक है। जियोलॉजिकल का असर किस पे पड़ेगा, बायोलॉजिकल पर। जियोलॉजिकल मतलब धरती का पर्यावरण, ठीक है। याद करो, एक समय था डायनासोरस राज कर रहे थे। डायनासोरस होते तो क्या इंसान इतना पनप पाते, ना पनप पाते, ठीक है। मानते हैं आपके पास अच्छी खासी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अब आई, पहले नहीं थी इतनी, तो डायनासोरस आपको खत्म कर देते। काफी हैवी थे, आपके पास वेपन्स नहीं थे उस टाइम, राइट। हो सकता है हम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आज डायनासोरस आ जाए, आज हम उस पर हावी, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था, जब डायनासोरस थे तो एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती पर गिरा, बहुत बड़ा। इतनी धूल उड़ी कि कहते हैं कि 2 महीने तक सूर्य की रोशनी धरती पर टकरा नहीं रही थी। 2 महीने तक रात थी, समझ लो, इतनी धूल थी। और जब वो उल्कापिंड गिरा तो सारी धूल के कण आपस में चिपक गए, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, जितने डायनासोरस को खाना ज्यादा चाहिए था और जो छोटे जानवर थे, पहले तो छोटे जानवर, भाई छोटे जानवर उस समय के एनवायरनमेंट में डायनासोरस से क्या जीत पाएंगे, बस बच लो जितना बच पाओगे। अब देखो दोस्त, वक्त सबका आता है। अब क्या हुआ, डायनासोरस को भी डाइट ज्यादा और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही। फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही तो प्लांट खाने वाले अलग मर रहे हैं और फिर जो जानवर खाएंगे वो अलग मर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस पर सब डिपेंडेंट है। लेकिन जो छोटे जानवर थे उनकी भूख थी कम, और उनकी भूख थी कम जैसे शुरू हो गया, और वो रहते थे जमीन के नीचे, ठीक है। भूख थी कम और रहते थे जमीन के नीचे, बस निकला, खाया, वापस आ गए। तो उनके लिए उतना खाना पर्याप्त था, ठीक है, 2 महीने तक जितना भी प्लांट था। लेकिन डायनासोरस के लिए वो कम पड़ गया, और वो कम पड़ गया, अल्टीमेटली डायनासोरस खत्म। अब आप कहोगे सर जो डायनासोरस उड़ना जानते थे छोटे छोटे वाले, उनका क्या हुआ? वापस पलट के जो धूल उड़ी थी वो पत्थर दोबारा नीचे आए और आग के शोले की तरह आए, ठीक है। अब कैसे बचोगे? लेकिन जमीन के अंदर रहने वाला श्रू बच गया, और उसी श्रू की वजह से, जो कि हमारा कहलाता है पहला एंसेस्टर मैमल्स का, आज ह्यूमन सरवाइव कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं सारी थ्योरीज इन एनिमेटेड फॉर्म। थ्योरी बिहाइंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया की थ्योरी कहती है कि, दूसरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस, केमिकल एवोल्यूशन। अब आइए अब देखते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया कहती है ब्रह्मांड के किसी अलग गोले से एक बड़ा स्पोर धरती पर आकर गिरा। धरती जो कि हैबिटेबल क्लाइमेट की है, वहां पर स्पोर जर्मिनेट किए, स्पोर जर्मिनेट हुआ और अल्टीमेटली ढेर सारे स्पोर निकले। एक स्पोर का पूरा गोला ही आ गया समझो, और धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा, जंगल ऐसे लगातार बढ़ता रहा और अल्टीमेटली इवॉल्व होकर एनिमल्स आए। और ये थ्योरी आज भी एस्ट्रोनॉमर इस पर बिलीव करते हैं। तो दिस इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया की किसी और जगह से जीवन धरती पर आया है। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। नाउ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इससे जो है क्रोकोडाइल पैदा कर रहे हैं भाई। अब से कीचड़ से क्रोकोडाइल पैदा होता है, ये है ये थ्योरी। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था मिस्टर लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसे गर्म किया। रुकिए इसको मैं और आगे अच्छे से दिखाता हूं।
रुडोल्फ विर्को ने ओमनी सेलुलर सेलुला बोला। हाँ, अब लुईस पॉस्चर का देखिएगा। लुईस पॉस्चर आ गए हमारे सामने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, शुगर सोल्यूशन लिया, इसे मोड़ दिया, ईस्ट अंदर नहीं घुस पाए। अल्टीमेटली ईस्ट इन्हें अंदर नहीं मिला क्योंकि अब ये पूरी तरीके से स्टेराइल था। नो ऑर्गेनिज्म अपीयर्स। अब स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या था? ये स्वान नेक पर हंस की नेक, हंस की गर्दन जैसा जो मुड़ा था। अब फिर वही काम किया, लेकिन अब की इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके जब अलग किया तो एयर अंदर जाने लगी। अब की ऑर्गेनिज्म मिला, ईस्ट इन्हें मिला। इसका मतलब शुगर सोल्यूशन ने ईस्ट पैदा नहीं किया। हेंस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिसप्रूव्ड। नाउ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ओपरेन ऑफ रशिया, हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। इनकी थ्योरी थी केमिकल एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक सिंपल केमिकल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल बनते हैं। इधर देखिएगा, कॉम्प्लेक्स जैसे आरएनए, प्रोटीन, लिपिड। याद रखिएगा मिलर का एक्सपेरिमेंट 1953 का था। मिलर का एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा 1953। वॉटसन क्रिक मॉडल 1953। राइबोसोम की खोज 1953। ये देखिए उस समय ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल थे, इनऑर्गेनिक केमिकल थे। अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया। आइए एक्सपेरिमेंट चल रहा है भाई, देखते हैं। आइए चलते हैं इनकी लैब में। ये सेटअप था इनका। यहां से वाटर बॉईल कराया इन्होंने, पानी का भाप लिया। ये इलेक्ट्रोड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जनरेट किया। ये दिख रहा होगा क्लियर। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 इन्होंने लिया और अल्टीमेटली ये देखो कंडेंसर लगा है जो वाटर की ड्रॉप को कंडेंस करता जा रहा और इन्हें अमीनो एसिड मिला इसके अंदर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिलर के एक्सपेरिमेंट का। अलग आगे साइंटिस्टों को शुगर मिला, पिगमेंट मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, फैट मिला। हेंस थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, इसे प्रूफ कर दिया गया। आइए प्रूफ किसने किया? एसएल मिलर। मीटराइड वही उल्का पिंड जो बाहर से पत्थर आते हैं, इनमें भी हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसका मतलब क्या पता पैन स्पर्मिया वाली बात भी सही हो। बाद में डेवलप हुए आर्की बैक्टीरिया है, फिर आर्की बैक्टीरिया से डेवलप्ड है यू बैक्टीरिया है। तो पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आया होगा, यूनी से ही मल्टी बना होगा। केमिकल एवोल्यूशन प्रूव्ड बाय एसएल मिलर 1953, अमेरिकन साइंटिस्ट। धरती बहुत तेज घूम रही है, अभिषेक स्लो करो उसको। चार 4,000 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। धरती पर जीवन कब आया है? 4.5 अरब साल पहले, सॉरी 4.5 अरब साल पहले धरती बनी है और 4 अरब साल पहले जीवन आया है। मतलब जीवन के लक्षण आए हैं। उस समय का माहौल मैंने आपको पहले ही बताया था। लगातार 600 सालों तक बरसात हुई थी, दिनों रात। उल्का पिंड जगह जगह गिर रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे करा रहे थे। कितना विभत्स माहौल है ना, डरावना। फैंटास्टिक, भयानक कड़क रही बिजलियां। ये मीटरॉइड गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। अभिषेक माहौल देखो, उस समय समुद्र तैयार हो रहा है। इसीलिए तो कह रहे हो, क्या पता किसी उल्का पिंड से ये डीएनए आरएनए ये सब ना आ गया हो और वही आपस में जुड़कर आपका यूबियॉन्स बना दिए हो। इसमें ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है। फील करा देते ना भाइयों। आइए चलते हैं समुद्र के अंदर। ये देखिए 4 बिलियन ईयर एगो पहली बार जीवन का संकेत दिखा, अर्थात प्रोटीन लिपिड बनना चालू हुए। अब प्रोटीन लिपिड सब आपस में जुड़ना चालू करेंगे, कोजरवेट बनाएंगे। 3 बिलियन ईयर एगो यूबियॉन्ड बन गया, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड।
अब ये सब एक प्रॉपर एग्रीगेशन करके नाउ वी आर 2 बिलियन ईयर अगो पहली सेल का निर्माण हुआ, दैट इज 2000 मिलियन एंड 2 बिलियन इज सेम थिंग. Now this is your first prokaryotic cell which was anaerobic in nature, और इसी से एरोबिक बनी, पहले प्रोकैरियोट बने, देन यूकैरियोट्स बने. सेल डिवाइड कर रही है. वैसे वो जो पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी थी यूबियॉन्ट, वो भी डिवाइड करने की ताकत रखता था. नाउ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ईश्वर वाली जो थ्योरी बताए थे, ये देखिए मैं खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं. दिस थ्योरी हैव 3 कनोटेशन, 3 बातें थी. मैं जा रहा हूं साथ में. लेक्चर 3 कौन लेगा? पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, जैसा हम आज देखते हैं, वर क्रिएटेड एज सच. वो देखो आ गया मेरा भाई. सबसे बराबर प्यार था, इसीलिए मैंने इसको लाया. दूसरा, डाइवर्सिटी हमेशा से सेम रही है और हमेशा आगे भी सेम रहेगी. कोई एक्सटिंक्ट नहीं होगा. ईश्वर सबको बराबर प्यार करते हैं, हर स्पीसीज को, कोई भेदभाव नहीं. मैं मेरे को बुरा मान गया, मैं बुरा मान गया. बराबर प्यार करते हैं तो उसको ज्यादा प्यार क्यों? अभी घूर रहा है मेरे को. देखो मैं गुस्से में देख रहा हूं. तीसरा, अर्थ 4000 साल पुरानी है. ऑल दीज आइडिया स्ट्रॉन्गली 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन, 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने, दिस इज चार्ल्स डार्विन, HMS बीगल की मदद से अलग अलग जगह गए और इन्होंने इन तीनों बातों का खुल के विरोध किया. पॉइंट टू बी लर्न्ड. $20 billion year ago back universe formed. 4.5 billion year back earth formed. 4 billion year back life appeared, eubions. 3 billion year back non-cellular life appeared. 2 billion year back cellular form of life. This is Sahil Siddiqui. Thank you. Dhanyawad. Signing off.